नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का किया उद्घाटन। पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष पर डाक टिकट और सिक्का भी किया जारी। कहा, श्री अन्न का बाजार बढ़ने से 2.5 करोड़ छोटे किसानों की बढ़ेगी आय। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। भारतीय डेयरी संघ की ओर से गांधीनगर में आयोजित 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में लिया भाग। कहा, भारत में डेयरी के विकास में भारतीय डेयरी संघ की अहम भूमिका। देश में अब तक लगभग 24 करोड़ मवेशियों को खुरपका और मुंहपका रोग का लगाया गया टीका। भारत में खुरपका और मुंहपका रोग पशुधन की एक प्रमुख बीमारी। भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित टीकों से किसानों की आय बढ़ाने और पशुधन उत्पादों को बढ़ावा देने में मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा, 25 मार्च से चना, मसूर और राई, सरसों का एमएसपी पर होगा खरीद। 31 मई 2023 तक किया जाएगा उपार्जन। आत्म प्रोजेक्ट में कार्य करने वाले संविदा कर्मियों के वेतन में 25% की वृद्धि। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी की जारी। किसानों को फसलों का विशेष ध्यान रखने की सलाह। बदले मौसम से गेहूं किसान परेशान। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट जारी किया। भारतीय डाक के 5 रुपए के मूल्य के इस डाक टिकट में श्री अन्न की अलग अलग किस्मों को दर्शाया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष 2023 का आधिकारिक सिक्का भी जारी किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर श्री अन्न हॉलिस्टिक ओवरव्यू स्टैंडर्ड्स ऑन मिलेट्स का भी लोकार्पण किया। साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री ने हैदराबाद स्थित भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान में श्री अन्न वैश्विक उत्कृष्ट शोध केंद्र का शुभारंभ किया। और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि श्री अन्न का बाजार बढ़ने से 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। जब मिलेट श्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रोसेस और पैकेज फूड आइटम्स के जरिए मिलेट अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुंच रहा है। बड़ी संख्या में एफपीओज इस दिशा में आगे आ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं भी मिलेट्स के उत्पाद बना रही है। गांव से निकलकर ये प्रोडक्ट्स मॉल और सुपर मार्केट तक पहुंच रहे हैं। यानी देश में एक पूरी सप्लाई चेन विकसित हो रही है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और छोटे किसानों की भी बहुत बड़ी मदद हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अन्न भारत की जीवन शैली का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सम्मेलन में भाग ले रहे देशों से श्री अन्न की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए स्थायी कार्य प्रणाली स्थापित करने का आग्रह भी किया। श्री अन्न सदियों से भारत में जीवन शैली का हिस्सा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, कांगनी,
चीना, कोंदो, कुटकी, कुट्टू जैसे कितने ही श्री अन्न भारत में प्रचलन में है। हम श्री अन्न से जुड़ी अपनी कृषि पद्धतियों को, अपने अनुभवों को विश्व के साथ साझा करना चाहते हैं। जिन मित्र देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे विशेष आग्रह है कि हम इस दिशा में एक स्टेबल मैकेनिज्म डेवलप करें। इस मैकेनिज्म से आगे चलकर फील्ड से लेकर मार्केट तक, एक देश से दूसरे देश तक एक नई सप्लाई चेन विकसित हो, ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज खान पान की आदतों से जुड़ी बीमारियां एक बड़ी समस्या बनती जा रही हैं। इन्हें उगाने में भी काफी ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि श्री अन्न ऐसी सभी समस्याओं का समाधान है। आज दुनिया दो तरह की चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ ग्लोबल साउथ है, जो अपने गरीबों की फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है। दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है, जहां फूड हैबिट से जुड़ी बीमारियों एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। दोनों ही जगहों पर इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि पैदावार के लिए भारी मात्रा में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन श्री अन्न ऐसी हर समस्या का भी समाधान देते हैं। ज्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान होता है, इसमें खर्च भी बहुत कम होता है और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए संघर्ष कर रहे विश्व में श्री अन्न बहुत बड़ी सौगात की तरह है। इसी तरह श्री अन्न से फूड हैबिट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। जब हम इसे किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। मुझे खुशी है कि आज विश्व जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। और आइए इस बारे में और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो से। जी विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है और एक आधिकारिक सिक्का भी उन्होंने जारी किया है। भारत के प्रयास और पहल पर पूरी दुनिया, पूरा विश्व मिलेट्स ईयर मना रहा है। कितनी गंभीरता से इसे जमीनी सतह से जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि मिलेट्स का प्रचार ज्यादा हो, लोग इसकी अहमियत को समझें। देखिए, जब हम बात करते हैं आज के चैलेंजेस की, तो क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ा चैलेंज है और उसके बाद जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से और भी ज्यादा फूड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो एक और भी बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि यूक्रेन यूरोप का ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहलाता है। अब हम बात करते हैं दुनिया की, तो ग्लोबल विलेज आज हम बात कर रहे हैं। G20 की प्रेजेंसी कर रहा है भारत, जिसका ध्येय वाक्य है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। लेकिन आज पूरी दुनिया दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल साउथ वो देश है जो विकासशील है, जिनके सामने सबसे बड़ी समस्या है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। और जो ग्लोबल नॉर्थ है, जो विकसित देश है, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से जो लाइफस्टाइल डिजीजेज है, वो एक बड़ा चैलेंज है। तो इन दोनों ही चैलेंजेस को मिलेट्स जो है वो अच्छी तरह से एड्रेस करता है। कैसे
क्योंकि ये जमीन की उर्वरता बनाए रखता है, जो सॉइल हेल्थ है उसको बरकरार रखता है, उसके साथ ही जो ह्यूमन हेल्थ है उसमें भी ये काफी इजाफा करता है, उसके लिए काफी फायदेमंद है। न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है, केमिकल्स का इसके लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने की जरूरत है। और इसके अलावा जो ऐसे इलाके हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो जो इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, उसके अलावा भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां बारिश कम होती है वहां पर मिलेट्स को हम उगा सकते हैं, और यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। और यही संदेश आज प्रधानमंत्री ने दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत के अंदर जो हमारा ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स है वो बदल चुके हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तब भी वहां पर भी मोटा अनाज, या जिसे आज प्रधानमंत्री ने श्री अन्न का नाम दिया है, वो पाया जाता था। लेकिन अब हमारे ईटिंग हैबिट्स बदल गए हैं, और हमारी थाली के अंदर जो ये मिलेट्स हैं वो सिर्फ 5 से 6% ही उसका हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोगों को अपनी हैबिट सुधारनी चाहिए, क्योंकि मिलेट्स से हमारे जो लाइफस्टाइल डिजीजेज है वो तो कम होंगी ही, साथ ही हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उसको भी हम ठीक से देख पाएंगे। आज पूरे देश के अंदर 2.5 करोड़ किसान हैं जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, मझौले किसान हैं, वो सीधे रूप से इससे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने पूरी दुनिया के खास तौर से मित्र देशों से जो ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे आह्वान किया कि आप इससे जुड़ें, ताकि एक सप्लाई चेन बनाई जा सके और मिलेट्स को पूरी दुनिया में ले जाया जा सके। जी विशाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जैसे कि विशाल ने हमें बताया, मोटा अनाज इस समय की जरूरत, और यही संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे बढ़ेंगे अगले खबर की तरफ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। गृह मंत्री ने अहमदाबाद में भारतीय डेयरी संघ की ओर से गांधीनगर में आयोजित 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि भारत में डेयरी के विकास में भारतीय डेयरी संघ की अहम भूमिका है, और ये कॉन्फ्रेंस भारत की डेयरी को विश्व स्तर पर मजबूत करने का प्रयास है। क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें आईडीए का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे सामने इस डेयरी सम्मेलन में, डेयरी उद्योग सम्मेलन में 3 कैटेगरी रखी गई हैं। किसानों के लिए कुछ डेडिकेटेड सेशंस रखे हैं, टेक्निकल सेशंस रखे हैं, इंडस्ट्री के सेशन रखे हैं, और कुल मिलाकर भारत के डेयरी क्षेत्र को विश्व में सबसे मजबूत डेयरी क्षेत्र बनाने के लिए सर्वांगीण चर्चा करने का यहां पर एक प्रयास हुआ है। अमित शाह ने कहा कि हमारी दूध प्रसंस्करण क्षमता लगभग 126 मिलियन लीटर प्रतिदिन है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। 1970 से 2022 तक भारत की जनसंख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है, और हमारे डेयरी क्षेत्र के कारण हमारा दूध उत्पादन 10 गुना बढ़ा है। हमारी दूध प्रोसेसिंग की क्षमता लगभग 126 मिलियन लीटर प्रतिदिन है, और दुनिया के कुल सभी देशों में सबसे ज्यादा दूध अगर कोई देश प्रोसेस करता है तो भारत। 1970 में भारत एक दूध की कमी वाला देश था। ये 70 से लेकर 22 में 4 गुना आबादी बढ़ी है, और दूध उत्पादन 10 गुना से ज्यादा बढ़ाने का काम हमारे डेयरी सेक्टर ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी का जनता से सीधा संवाद। डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। पीएम ने 7वीं कड़ी में किसानों की हालत सुधारने का संकल्प लिया। मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जितनी बातें उठाई है, जितने सवाल पूछे हैं, जितने भिन्न भिन्न पहलुओं पर आपने बातें की है, मैं उन सब के विषय में पूरी सरकार में जागरूकता लाऊंगा, संवेदना लाऊंगा। मेरा गांव, मेरा गरीब, मेरा किसान भाई ऐसी स्थिति में उसको रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
मंत्री गिरिराज सिंह ने भू आधार के विषय में डीडी न्यूज संवाददाता रजनीश त्रिपाठी से विशेष बातचीत करते हुए कहा है कि जैसे हमारे लिए आधार नंबर है, उसी तरह से 14 अंक का एक यूनिक नंबर जमीन के लिए होगा। इससे पारदर्शिता आएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांव के लोगों को ऑफिसों का चक्कर ना लगाना पड़े और उनको एक क्लिक से सब जानकारी मिल जाएगी। आज भू आधार को लेकर भू संवाद हुआ। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज जो बैठक हुई, आप संवाद किया, उसके बारे में कुछ बताइए। जो हम एक यूनिक लैंड पार्सल नंबर, जैसे आधार नंबर आदमियों के लिए है, उसी तरह से 14 अंक का एक हम नंबर देने वाले हैं जमीन के लिए, चाहे शहर की जमीन हो, चाहे खेत गांव की जमीन हो। पारदर्शिता के लिए ऑफिसों का चक्कर लगाना गांव में बंद हो जाएगा। तो ये एक क्रांतिकारी कदम होगा नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में। जनता जब अपने जमीन का रेवेन्यू, जिसको कहते हैं चार्ज, जमीन का रेंट देने जाता है तो उसको परेशानी होती है। अपना जमीन ले लिया तो उसको दाखिल खारिज कराने में परेशानी होती। अब किसी को जब ये पूरा रेगुलर हो जाएगा, सारा डिजिटल हो जाएगा, ब्लॉक से लेकर के जिला तक, रजिस्ट्री ऑफिस तक, तो किसी व्यक्ति को इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, एक क्लिक में ले लेगा। ये जो भू आधार सरकार लेकर आ रही है, इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा गांव के किसानों को होगा। जो गांव के लोग, ज़मीन का कागज़ तो रहता है लेकिन ज़मीन बहुत ज़्यादा उनको पता नहीं रहता। इस भू आधार से उनको अपनी ज़मीन की वास्तु स्थिति से अवगत कराएगा। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। देश में अब तक लगभग 24 करोड़ मवेशी और भैंसों को खुरपका और मुंह पका रोग का टीका लगाया गया। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, प्रशासन के अथक प्रयासों और महत्वपूर्ण रूप से पशुपालकों के समर्थन से संभव हो सका। ये कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है, जो FMD के खिलाफ टीकों की खरीद करता है और राज्यों में इसकी आपूर्ति करता है। खुरपका और मुंहपका रोग टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में पूरे देश में अब तक 25.8 करोड़ मवेशियों की लक्षित आबादी में से लगभग 24 करोड़ मवेशियों और भैंसों को कवर किया गया है, यानी 95% से ज्यादा सार्वभौमिक कवरेज तक पहुंचाया गया है, जो कि हर्ड इम्यूनिटी स्तर से बहुत ज्यादा है। इस प्रकार के निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश में खुरपका और मुंहपका रोग को नियंत्रित करने और अत्यंत इसके उन्मूलन करने वाले लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकेगी, जो कि पशुधन, किसानों, रखने वालों की आय बढ़ाए और पशुधन उत्पादों में भारतीय व्यापार को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित होगा। और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि 25 मार्च से चना, मसूर तथा राई, सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन 25 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि उपार्जन 31 मई 2023 तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आत्मा प्रोजेक्ट में कार्य करने वाले कर्मियों के वेतन में 25% की वृद्धि की गई है। कृषि मंत्री पटेल ने शुक्रवार को कहा कि रबी सीजन 2022-23 में 25 मार्च से उपार्जन करने के लिए नीति जारी कर दी गई है। उपार्जन प्रक्रिया में कृषक के पास अपनी उपज के विक्रय के लिए दिनकान एवं खरीदी केंद्र स्थल के चयन का विकल्प रहेगा। स्लॉट बुकिंग प्रारंभ कर दी गई है, जो गेहूं एवं धान खरीदी के समान ही होगी। उन्होंने किसानों से सुविधा का लाभ लेने की अपील भी की। पटेल ने बताया कि सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में संविदा पर कार्यरत सहायक तकनीकी प्रबंधक, विकासखंड तकनीकी प्रबंधक, लेखापाल और कंप्यूटर प्रोग्रामर के वेतन में 25% की वृद्धि की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसका लाभ 500 कर्मियों को मिलेगा। मंत्री पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे आत्मा में कार्यरत संविदा कर्मचारी और बेहतर तरीके से अपने कार्य को आगे अंजाम देंगे। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। मौसम में आए इस बदलाव ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। मार्च महीने में बढ़ते तापमान के बीच हल्की बारिश से मौसम ने किसानों को चिंतित कर दिया है। मौसम का मिजाज गुरुवार की दोपहर बूंदाबांदी के साथ बदल गया। शाम तक कई बार रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही।
साथ ही तेज हवाएं चलने के साथ बादल छाए रहे। बदले मौसम ने गेहूं किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अचानक से बदले मौसम ने खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पर नुकसान की आशंका बढ़ा दी है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार रबी फसलों की कटाई नजदीक है। किसान मौसमी बदलाव के दौरान फसलों का विशेष ध्यान रखें। फिर मौसम बदल रहा है और इसमें गेहूं पकने के आसपास है, तो इस समय हमारे किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार गर्मी थोड़ी जल्दी शुरू हो रही है, इसलिए फसल को हल्की हल्की सिंचाई करते रहें और जब भी तेज हवा चलने की संभावना हो उस दिन सिंचाई नहीं करनी है, क्योंकि उससे गेहूं के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप हल्की सिंचाई करते रहेंगे तो दाने का विकास ठीक होगा, उत्पादन ठीक मिलेगा। तो इस मौसम में यही विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि आपको समय समय पे गेहूं की हल्की सिंचाई करनी है, और ये सिंचाई आप चने में भी, जौ में भी और जो दूसरी रबी फसलें हैं सभी में इसका प्रयोग करना है, तभी आपको इनसे अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। मौसम में आए बदलाव से किसान भी चिंतित हैं और विशेषज्ञों की राय पर अमल कर रहे हैं। वर्तमान में मेरी फसल ये रबी की फसल चना और गेहूं है, और मैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम के वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर सलाह लेता हूं और सुझाव भी लेता हूं और उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही काम करता हूं। लेकिन ये जलवायु परिवर्तन के कारण मेरी फसलें जल्दी पक रही और इनमें समस्या हो रही, उत्पादन भी कम देगी ये संभावना लग रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि वर्तमान इस जलवायु परिवर्तन में हमें क्या सुझाव मिले तो इनका उत्पादन बढ़े। मैं खेती के साथ साथ पशु का पालन का भी काम करता हूं, और ये अभी जो इनको पशुओं को मैं हरा चारा भी खिलाता हूं, कृषि विज्ञान केंद्र की जानकारी भी लेता रहता हूं, उनके द्वारा जानकारी दी जाती है मेरे को, और उनके हिसाब से मैं हरा चारा भी खिलाता हूं और पशु शेड भी बना रखा है। गौरतलब है कि गुरुवार को उत्तर भारत के कई इलाकों में अचानक मौसम ने करवट बदली, जिससे किसानों की रबी की फसलों को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात मंडी भाव की, देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि शुक्रवार को गुजरात और उत्तर प्रदेश की ही मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो गुजरात की धोराजी और विसावदर मंडी में धनिये के सौदे मजबूती के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में धनिये के सौदों में तेजी देखने को मिली। यहां 16 मार्च को धनिये का भाव रहा 5,930 रुपए। 17 मार्च को इसके भाव में 75 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6,005 रुपए पर। इसी तरह राज्य की ही विसावदर मंडी में भी इस दौरान धनिये के सौदे मजबूती के साथ हुए। 16 मार्च को यहां धनिये का भाव था 5,590 रुपए। 17 मार्च को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 5,690 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। वहीं मांगरोल मंडी में शुक्रवार को धनिये का कारोबार 6,080 रुपए पर हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश की जाफरगंज मंडी में धनिये की खरीद 10,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 5% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु के दौरे पर त्रिवल्लुवर में प्रतिष्ठित विवेकानंद रॉक का दौरा किया। साथ ही उन्होंने विवेकानंद केंद्र का भी दौरा किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आश्वासन दिया है कि भारत के वित्तीय क्षेत्र में स्थायित्व बना रहेगा। उन्होंने ये बयान सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने के बाद अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में चल रहे संकट के बीच में दिया है।
दिल्ली पुलिस 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को लेकर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची। सुकेश के ऊपर 200 करोड़ रुपए ठगी करने का आरोप है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कोच्चि नगर निगम पर अपने कर्तव्यों की कथित रूप से लगातार उपेक्षा करने के लिए 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कोच्चि नगर निगम की लापरवाही के परिणाम स्वरूप कोच्चि में एक अपशिष्ट डंप साइट पर आग लग गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा में चैत्र नवरात्रि से पहले माता वैष्णव देवी भवन में 5 मंजिला दुर्गा भवन का उद्घाटन किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि वैष्णव देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी SIA ने एक मामले की जांच के सिलसिले में मध्य और दक्षिण कश्मीर के जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा क्षेत्र में यात्रियों को लेकर जा रही एक बस पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कई मुसाफिर घायल हुए हैं। चालक के बस से नियंत्रण खो देने से यह हादसा पेश आया। हैदराबाद के राजेंद्र नगर के शास्त्रीपुरम में एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने कहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने का संदेह है। दिल्ली NCR वासियों को गर्मी से उस वक्त राहत मिली जब मौसम में अचानक बदलाव आया। देश की राजधानी में शनिवार को सुबह की शुरुआत रिमझिम बारिश के साथ हुई। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ